प्रश्न के लिए क्या देखें, यह भी जरूरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल योग पर ही आधारित कक्षा हो। जब बातें आ जाती है मन में, जो बातें याद आ जाए कक्षा से अलग, उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। अब यदि आपके पास में कुंडली आ रही है कोई देखने के लिए, तो जीवन के असंख्य प्रश्न केवल एक कुंडली से ही मिल जाती है। प्रश्न कुंडली में ही देखे जाते हैं, 12 भाव में ही। तो सामने वाले से हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं। उससे व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। आप डॉक्टर के ही पास में जाते हैं, यदि वह बीमारी के लिए कोई भी हो, तो डॉक्टर के पास में सीधे चले जाएंगे, कह देंगे कि हाँ जी हम आए हैं, अब जो बीमारी है वो उसका दवा दे दी। वह तो बीमारी पूछेगा ना जी, उसके पास में तो लाखों प्रकार के बीमारियों का दवा का ज्ञान है। वह किस बीमारी का दे देगा, जो समस्या होगा उसको। तो प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं लोग, और प्रश्न बताते भी। तो यदि किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो हम लोग कितने विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर फलादेश करने का प्रयास करें। तो इसके 3 नियम है। इसके नियम 3 है। 3 है। अब किसी प्रश्न के फलादेश के लिए प्रमुख 3 नियम हैं। एक, संबंधित भाव को लग्न मान ले। प्रश्न जिस भाव का है उस भाव को लग्न मान ले। संबंधित भाव को लग्न माने। एक दूसरा नियम है, संबंधित भाव का संबंधित भाव का नहीं, संबंधित भाव के स्वामी की स्थिति भी देखें। तीसरा, प्रश्न के कारक ग्रह को देखें। तीनों का जो सारांश बन के निकलेगा वही फलादेश होता है। यह फल दीपिका पुस्तक में भी लिखा गया है कि भाव भावे से वह कारक ग्रह अगर बलहीन हो, पीड़ित हो, तो फल खराब हो जाता है। यदि कोई सदस्य यदि कुंडली अपनी बतलाना चाहे और कोई भी एक प्रश्न रखना चाहे, तो हम आज की कक्षा में ही उस पर चर्चा कर सकते हैं। 2 मिनट लगेगा, हम लोग इस तीनों सूत्रों को लगाकर समझ लेंगे। ये मेरी कुंडली पे एक बार भी नहीं हुआ है क्लास। हाँ तो ना हुआ तो बोल लीजिए, हम तो आमंत्रित ही कर रहे हैं ना आपको। मिथुन लग्न कुंडली है। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको अब मिटा लेते हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा। मिथुन लग्न लिखने दीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ग्रहों की स्थिति बोलिए। लग्न में गुरु है, तीसरे भाव है सूर्य मंगल केतु, चौथे भाव में शुक्र बुध, षष्ठम भाव में चंद्रमा। षष्ठम हाँ षष्ठम जी। छठे भाव में, 7वें भाव में शनि, 9वें भाव में राहु। हो गया जी। 3, 2, 5, 4, 9 हो गया। कोई एक प्रश्न बोलिए। प्रश्न है गुरुजी, रोग से क्यों आदमी परेशान रहता है?
अब रोग से परेशान क्यों रहता है, तो रोग चाहे कोई भी हो जी। तो अब रोग के लिए कौन सा भाव देखा जाता है सामान्यतः? प्रारंभिक छठा। छठा भाव देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि प्रमुख 3 नियम है। संबंधित भाव को लग्न मान लिए, तो अब इसको हम लोग लग्न मानकर फलादेश कर लेंगे जी। एक। दूसरा, संबंधित भाव के स्वामी की स्थिति यानी कि मंगल को भी देखेंगे जी। और इसके बाद में छठे भाव के लिए रोग की कारक प्रमुख रूप से शनिदेव ही माने जाते हैं। शनिदेव को देखते हैं। हो गया। अब देखा जाए यदि लग्न आप मानते हैं, यदि आप लग्न मानते हैं तो लग्न में ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि छठे भाव में ही नीच का ग्रह बैठ गया। जी। लग्न खराब हुआ कि नहीं हुआ? जी जी खराब। एक, अगर हम लग्न मानकर इसके सुखों की चर्चा करें तो सुख भाव में राहु हो गया, तो जहां राहु होगा वहां पर तो हमेशा आकस्मिकताएं बनती ही रहेगी। दिग्भ्रमित आगे पीछे होता रहेगा। तो यह रोग का सुख हो गया आगे पीछे। अब यहाँ पर देखा जाए रोग का जो अब यह धन भाव हुआ, शनि है यहाँ पर, दिग्बली है, तो यह अष्टमेश जो बीमारी भाव का स्वामी है, बीमारी भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया है, तो 8वां भाव ही ना, तो 8वें भाव का स्वामी बैठा, 8वां भाव से बीमारी देखा जाता है। और यह भी नियम है। अब यहाँ पर जो हुआ, जैसे राहु यहाँ पर बैठ गया तो शनि को पीड़ित कर दिए, भले देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीड़ित कर दिए। इस पर भी नियम है, हम लोग बस इसके बाद में करेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। और आप लोगों की कुंडली पर जैसे कि यह मिला कि शनि खराब हो गया था, क्यों हुआ? तो शनि की मूल त्रिकोण राशि में राहु बैठ गया, इसलिए शनि खराब हो गया। यह भी नियम है, हम पढ़ेंगे और अन्य प्रश्नों पर, अन्य कुंडलियों पर भी लगाकर आप लोगों को दिखलाएंगे कि हाँ वह बहस पड़ा, शनि यह खराब। जो इस मतलब कि जो छठे भाव का जो धन भाव है यह भी खराब हुआ। अब इसके बाद में देखा जाए जो सुभग्रह जो कुंडली के प्रमुख ग्रह हैं वह कहाँ है, तो यहाँ से यह 7वें और 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति चले गए, यानी कि इनकी शुभता यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है ना। नहीं, भाव का स्वामी कहाँ चला गया? तो भाव का स्वामी अपने भाव से 10वें भाव में है, ठीक है, लेकिन केतु से युत हो गया और सूर्य के साथ में युत होकर के अस्त हो गया। तो छठा भाव का फल खराब हो गया कि नहीं हो गया? छठा भाव का मतलब कि अगर लग्न मान लिए फलादेश ओवरऑल तो हल्का फल्का खराब दिखा कि नहीं दिखा? जी। अगर 11वां भाव को देखते हैं, यहाँ लग्न मान लिए 11वां, बात बीमारी की है, प्रश्न बीमारी का है, प्रश्न धन का नहीं है, तो बीमारी के लिए शुक्रदेव तो 11वां भाव जो लाभ भाव है वहां नीच के ही हो गए। अगर बात यह आय की होती तो नीच भंग हो गया, यह राजयोग देंगे, वो अलग चीज है, वह चीज अलग है। लेकिन प्रश्न बीमारी का है तो आय भाव भी खराब हो, नीच भंग होने से बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी हुआ। तो सामान्यतः यह छठा भाव खराब हो गया। अब भाव के स्वामी की स्थिति हम लोगों ने देख ही लिया कि सूर्य से अस्त है, केतु से ग्रस्त है, ग्रहण योग में भी है, अस्त दोष भी है, ग्रहण दोष भी है, भाव का स्वामी भी खराब। हमने देखा कि प्रश्न के कारक ग्रह मुख्यतः शनिदेव होते हैं, तो अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या है? इनमें शुभता ही नहीं है। शुभता है, केंद्राधिपति दोष फंसे हुए हैं अशुभ ग्रह। तो छठा भाव भी खराब हो गया, छठे भाव के स्वामी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, छठे भाव के प्रश्न के कारक ग्रह भी
राहु द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। केतु की दृष्टि भी शनि पर है। अब केतु बलवान है, केतु की दृष्टि शनि पर है, कारक पर। केतु शनि को शत्रु मानता है। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। अब हम लोग नवमांस वगैरह का उतना चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग को केवल नियम समझना है। तो यदि इस नियम से भी अगर हम लोग फलादेश कुछ करते हैं तो कुछ सकारात्मकता आएगी कि नहीं आएगी? जी। अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। किसी योग के प्रभावी होने में किसकी आवश्यकता होती है? योग के प्रभावी होने में आवश्यकता किसकी? लग्न का है। हाँ, लग्न को ही है ना। जी गुरु। काम तो लग्न को ही करने होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब योग बन जाए तो वह कुंडली के छठे भाव में बने, आठवें भाव में बने या बने 12वें भाव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग बन गया तो लाभ देगा ही। योग बन गया तो लाभ देगा। लाभ निश्चित रूप से देगा, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। यहीं पे देख ले, जैसे मेषी लग्न की कुंडली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब भाग्य भाव का स्वामी एवं दशम भाव का स्वामी शनि एवं गुरु। अब शनि गुरु की युति यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए तो ज्यादा लाभ दे देगा। अगर यहीं पे हो जाए फिर क्या होगा? लाभ तो देगा ही, लेकिन कम देगा, क्योंकि यह लग्न के लिए यह खराब भाव है, लग्न के लिए यह भी खराब भाव है, लग्न के लिए यह भी खराब भाव। जितने बुरे भाव में बनेगा उतना खराब, उतना कम फल देगा। ये नहीं कि वह खराब फल देगा, सो वाली बात नहीं है, फल कम देगा। अब यहाँ पे इसी सूत्र का दूसरा भाग, अब यो योग जो बना 9 मेष एवं 10 मेष का, इसमें शरीर के किस अंगों का उपयोग होगा? तो यह भाग्य भाव है। भाग्य विवेक से बढ़ता है। जितना अच्छा बुद्धि होगा उस पर अमल कीजिएगा तो भाग उतना ही अच्छा बदलता चला जाएगा ना। जी भाई। भाग्य आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कि आपका भाग्य कितना बड़ा हो सकता है। जो कम बुद्धिमान होगा, कम समझदार होगा, अगर उसका नवम भाव चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, अगर नवम भाव में यही 9 नंबर की राशि है, खूब बढ़िया बढ़िया ग्रह बैठे हो, भाव शुभ हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, यहीं पे सूर्यदेव बैठ जाएं, गुरुदेव सूर्य गुरु की युति हो जाए, या देवगुरु बृहस्पति से ये दृष्ट हो जाए। अगर सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव वहां पर बैठ जाए नवम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति देख ले, या देवगुरु बृहस्पति यहीं पे बैठ के देख ले, तो नवम भाव काफी मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरु। परंतु चंद्रमा यहां बैठ जाए, जो चौथे भाव का स्वामी है, जो मन की स्थिरता का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा की बातें हैं,
उसका स्वामी 8वें भाव में नीच का होकर बैठ जाए, तो क्या बचपना में पढ़ाई उसकी सही होगी या घर का जो प्रारंभिक शिक्षा है वह उचित मिलेगा? हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। यदि कर्क राशि चौथे भाव में है और उस चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में यदि नीच का होकर बैठ जाए, तो क्या चौथे भाव से अगर ज्ञान की ही बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, तो क्या प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी? नहीं होगी गुरु जी, क्योंकि अष्टम में आ गया वो। अगर मंगल और यहाँ पर बैठ जाए, मंगल रूचक योग ही बना ले, तो मंगल की नीच की दृष्टि हो गई। जी मंगल की नीच की दृष्टि हो गई कि नहीं हो गई? होगी गुरु जी। मजबूत मंगल के नीच की दृष्टि हो गई। जिस भाव पर उस भाव का भी स्वामी नीच का हो गया, तो प्रारंभिक शिक्षा घर से जो मिलने वाली जो शिक्षा प्रारंभिक है, या मन की स्थिरता साफ गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरु जी गुरु जी। तो एक तो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा गड़बड़ हो गई, थोड़ा घर के बाहर की व्यवहारिकता वाली शिक्षा ठीक है, लेकिन जब वह उम्र बढ़ेगा तो जो अनुसंधान वाली शिक्षा है या जो उच्च शिक्षा है, जो एकदम हाई क्वालिटी का दिमाग का विकास होना, क्या हो पाएगा? अब प्रारंभ की गड़बड़ हो गई तो फिर उसमें दिक्कत आएगी गुरु जी। ठीक है, बस केवल प्रश्न के दायरे में ही रहकर हम लोग जवाब सवाल करें तो फिर अति उत्तम होगा और जल्दी हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कहने का मतलब है कि पढ़ाई और विवेकशीलता खराब हो गया कि नहीं हुआ? जी गुरु जी गुरु। तो जब पढ़ाई और विवेकशीलता ही खराब हो गया, तो भाग्य मजबूत होने से कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिले। तो भाग्य के मजबूत होने के लिए जिस भाव की मतलब कि योग फलित होने के लिए मुख्य रूप से जिस भाव की आवश्यकता पड़ती है, अब जैसे कि 10वें भाव में हम लोगों ने यहाँ बनाया कि 10वें भाव में शनि एवं गुरु की युति हो जाए, यानी कि भाग्येश एवं दशमेश की युति हो गई, तो फिर क्या हो गया? काम धंधे अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु इसे अच्छे होने के, परंतु योग को फलित होने में शरीर के किस अंगों का या कुंडली के किस भाव के आवश्यकता है? तो यहाँ पर बुद्धि के, अगर हमारी नौकरी होगी, व्यवसाय करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें दिमाग चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उससे संबंधित भाव भी अच्छे होने चाहिए। योग में जो आवश्यक मूलभूत तथ्य हैं, उसके जो जरूरत मूलभूत सिद्धांत है, उसको भी अच्छा होना आवश्यक है। यदि नहीं होगा, योग प्रभावी नहीं होगा। अब बातें समझ पाए या नहीं? जी गुरु जी, अब ये ढंग से समझ में आ। तो बोलते बोलते हम भी थक गए, ऊंची आवाज में काफी बोलना पड़ा, हम थक गया। तो अब रहने दिया जाए, फिर जो है अगली कक्षा में हम लोग अभी और कुछ सीखेंगे, योग से प्रभावित फलादेश वाली एक कक्षा और होगा नियम का। अभी कई मन में बात इधर से उधर घूम टहल रहे हैं। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ जी, बोला जाए। जैसा आपने बोला कि इसमें बुद्धि की जरूरत है उसे भाग्य के लिए, तो ये शिक्षा से संबंधित इसका भाग्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन और चीजों में भी तो अच्छा हो सकता है ना? जब बुद्धि ही खराब हो गई थी, मन नहीं, की जैसे कि चौथा भाव मन की एकाग्रता है, चंद्रमा मन की एकाग्रता है, चंद्रमा ही नीच का हो गया, तो मन में एकाग्रता ही नहीं और कुछ ज्ञान भी नहीं, तो फिर वह दशमेश भागेश का में, हाँ ये बात जरूर है कि यह भूखे नहीं रहेगा, आय के लिए कुछ ना कुछ कर धर लेगा, लेकिन काफी मेहनत करेगा तो कम, यह योग का फल कुछ कम मिलेगा। अगर यही केवल चौथा भाव ठीक रहता, चौथे भाव के स्वामी ठीक रहते, तो काफी अधिक लाभ मिलता जी। यानी कि योग के लाभ कितने कम या ज्यादा
योग प्रभावी होंगे तो कहाँ तक होंगे, अधिक होंगे या कम होंगे, इसी विषय वस्तु पर ना आधारित हम लोगों की क्लास हो रही है या किसी दूसरे विषय वस्तु पर? नहीं जी, उसी पे हो रही है। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि कम पढ़ते हैं लेकिन सक्सेसफुल बहुत हो जाते हैं वो। हाँ, तो कम पढ़ते हैं सक्सेसफुल अधिक हो जाते हैं, तो उसके लिए मन की एकाग्रता, चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक है। मन ही एकाग्र नहीं होगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी। विद्या होना अलग बात है, व्यवहारिक ज्ञान होना अलग बात है जी। तो इसके लिए तो फिर पंचम भाव पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर वहां से होगा कि इसके पास में व्यवहारिक ज्ञान कितनी होगी, इसके पास में पुस्तकीय ज्ञान कितना होगा, वह अलग विषय वस्तु। ठीक है गुरुजी। मतलब पुस्तकीय ज्ञान के लिए अलग प्रकार से हम लोग फलादेश करते हैं एवं व्यवहारिक बौद्धिक ज्ञान के लिए अलग प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर तो चौथा भाव ही खराब होगा। चौथे भाव पर नीच मंगल की नीच की दृष्टि हो गई, चौथे भाव का स्वामी गड़बड़ हो। अब बोनी जी आप बताएं, आज की कक्षा आपको कैसा लगा? बहुत ही उत्तम गुरुजी। मैंने वो सोचा नहीं था, मगर इससे बहुत ही चीजें स्पष्ट हुई कि योग जो बनता है वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फलीभूत नहीं होगा।